हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है श्री कालिका कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 12th के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये आपका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को लिखें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। सिंधु नदी में बाढ़ और तूफान आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। भयानक बारिश होने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। भयानक भूकंप आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और उसके सारे क्षेत्र नष्ट होकर जमीन के फटने से गायब हो गए। हड़प्पा सभ्यता में भयानक अकाल आने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अतः इन सभी कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिसके चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति से आप क्या समझते हैं? तिथि निर्धारण की ऐसी वैज्ञानिक विधि जिसके द्वारा पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात की जाती है, अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा अधिक होती है उसकी आयु उतनी कम होती है, तथा जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उस पदार्थ की आयु उतनी ही अधिक होती है। इस विधि को कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति को लिखें। अकबर को मुगल वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर ने जिस धार्मिक नीति का अवलंबन किया था उसका आधार सुबह एक कुल अर्थात सहिष्णुता और शांति बनाए रखने का सिद्धांत होता है। अकबर ने 1562 ईस्वी में दासकर तथा 1563 ईस्वी में तीर्थकढ़ को समाप्त कर दिया। उसने धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की और सभी धर्मों के सार के लिए 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। चौथा प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास की प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी के अनेक स्रोत हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम से हमें मौर्य काल के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। इन सबों के अलावा हमें अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहालेख से हमें मौर्य वंश के काल के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। अतः इन सभी कारणों के अलावा कुछ अन्य साहित्यिक स्रोत भी हैं जिसके माध्यम से हमें मौर्य काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा प्रश्न है, अलबेरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? अलबेरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म नामक स्थान में हुआ था। वह अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा का एक महान विद्वान था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनबी के साथ वह भारत आया था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया है। अतः उनकी यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की एक प्रसिद्ध ग्रंथ मानी जाती है। आपके लिए छठा प्रश्न है, हड़प्पावासी सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? उत्तर है, हड़प्पावासी सिंचाई के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी खेतों की सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी खेतों की सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी खेतों की सिंचाई के लिए तालाब का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा के जल का संरक्षण करते थे। अतः हड़प्पा के लोग खेतों की सिंचाई के लिए इन्हीं सब साधनों का प्रयोग करते थे। सातवां प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में लिखें। मौर्य सम्राटों के काल में प्रशासन की इकाई बहुत ही अच्छी थी, जिसका विवरण हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख से हमें मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासन में राजा राज्य का प्रधान होता था। उसके पास न्यायिक, विधायी और कार्यकारी 3 प्रकार की शक्तियाँ होती थी।
जिसमें राजा अध्यादेश जारी करता था। इसके अलावे प्रशासन में मंत्री परिषद तथा विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। 8वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपलब्धियों को लिखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटकरपर, ब्राह्महिर तथा वररुचि प्रमुख नवरत्न थे। 9वां प्रश्न है, अशोक के धम्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अशोक ने अपनी जनता की नैतिक उत्थान के लिए लोगों के सामने कुछ नैतिक नियम रखे। इन्हीं नियमों के समूह को अशोक धम्म के नाम से जाना जाता है। अशोक धम्म सभी धर्मों का सार संक्षेप था। अशोक के अभिलेख संख्या 2 और 5 के अनुसार कम पाप, बहुल कल्याण तथा दया और दान ही धम्म है। 10वां प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 1793 ईस्वी में भारत के 3 प्रांत बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया था। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक जमींदार को बना दिया गया। अतः इस व्यवस्था से जहां अंग्रेजों को एक और लाभ हुआ, वहीं पर दूसरी ओर किसानों को आर्थिक घाटा का सामना करना पड़ा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।